हाय एवरीवन। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कतर के एम्प्लॉयर्स आपसे पूछ सकते हैं। राइट। जिन नर्सेस को कतर का प्रोसीजर नहीं पता है, सबसे पहले बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ये है कि मिनिमम 3 इयर्स का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई गैप नहीं होना चाहिए रिसेंट पास 3 इयर्स में। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके खिलाफ कोई केस या कोई कोर्ट केस या पुलिस कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर आना चाहिए। ऑल्सो आपको कोई क्रॉनिक इलनेस या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिस वजह से आपका मेडिकल बेसिस पे रिजेक्शन है। इसमें बेसिकली मोस्टली ये होता है कि आपको कोई अनक्योरेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, मोस्टली ये देखा जाता है। बट ये बहुत बाद की स्टेप होती है जब कतर वीजा सेंटर में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। छोटी मोटी तकलीफें होती हैं जैसे कि किसी को स्पेक्स हैं या फिर जुकाम की वजह से चेस्ट में कफ आ गया है, तो उसकी वजह से वो आपका थोड़ा सा डीले कर देते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप इसको ठीक करके आइए और फिर वो आपको क्लियर कर देते हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस, कोई क्रॉनिक इलनेस है जैसे इनक्योरेबल टीबी है या कैंसर है, तो उसमें आपका जो है मेडिकल रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मेनली आपको पता होना चाहिए कतर के नर्सिंग प्रोसेस के लिए। करंटली हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे नर्सेस को कतर में जॉब्स मिल रही हैं। आपकी 3,000 to 5,500 कतरी रियाल, मतलब कि 1 से 2 लाख तक की पर मंथ की सैलरी आपको आसानी से वहां पे मिल रही है। ठीक है। तो कमिंग बैक टू क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं नर्सेस जिनको कतर में जॉब चाहिए उनके लिए। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। सो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि क्या क्या हम कवर करेंगे इस इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन में। वेंटिलेटर बेसिक्स, आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, एस्थमा एंड इनहेलर यूसेज। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेंटिलेटर। एक वेंटिलेटर होता क्या है? It is a mechanical device that supports breathing for critically ill patients. अभी आपको इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना आना चाहिए। डिस्क्लेमर इज दैट कि मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं। आई एम ओनली ट्राइंग टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स। कोई भी मेडिकली इनकरेक्ट या ऑल्टरनेटिव टर्म है, आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं, हम उसको करेक्ट करेंगे। राइट। कमिंग टू कि वेंटिलेटर क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। यू कैन से अ वेंटिलेटर इज अ मशीन दैट हेल्प्स पेशेंट्स ब्रीथ व्हेन दे कैन नॉट ब्रीथ ऑन देयर ओन। अगर कोई खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो एक वेंटिलेटर एक वो मशीन है जिसको हम यूज करते हैं। राइट। दो टाइप के वेंटिलेटर्स होते हैं, एक इन्वेसिव एक नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में क्या होता है, आपका जो ट्यूब है वो ट्रैकिया के थ्रू, इंट्यूबेशन भी इसको कहते हैं, और वो इंसर्ट किया जाता है। नॉन इन्वेसिव में क्या होता है, बाईपैप या सीपैप लगाया जाता है। इसको लोग डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं। आई लाइक टू से इट बाईपैप एंड सीपैप। तो इसमें क्या है, बाईपैप में इट इज अ मास वेयर यू कैन एडजस्ट द प्रेशर। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर इसमें हो सकता है। सीपैप में कांस्टेंट एयर प्रेशर ही डिलीवर किया जाता है। ठीक है। बेसिक सेटिंग्स होती हैं वेंटिलेटर की, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, FiO2 एंड पी, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अभी ये सब क्या होता है आपको मालूम है क्या? ओके, मैं बता देता हूं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इज की अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड पर ब्रेथ। RR इज द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। और FiO2 जो होता है वो बताते हैं कि भाई जो इसमें वेंटिलेटर के थ्रू इसमें जो हवा जा रही है उसमें ऑक्सीजन कितना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग गिवन। एंड पीप इज द प्रेशर दैट कीप्स द लंग्स ओपन। तो ये बेसिक सेटिंग्स आपको वेंटिलेटर की पता होनी चाहिए। नाउ
व्हेन इज अ वेंटिलेटर नीडेड? ऑफ कोर्स सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कोविड है, आर्ट्स है, सीओपीडी है, तो उसको ये ऐसे टाइप के पेशेंट को उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। और इसमें आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती कि आपको वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन में मेजर करना है, प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये बहुत जरूरी होता है वीएपी अवॉइड करने के लिए। यू हैव टू इंश्योर कि जो भी सिक्रीशंस हैं उनकी सक्शन हो रही है प्रॉपरली, जो पेशेंट का हेड है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, एलिवेटेड है। यू हैव टू इंश्योर गुड ओरल हाइजीन एंड योर ओन प्रॉपर हैंड हाइजीन। तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना है क्योंकि निमोनिया होने के चांसेस काफी होते हैं वेंटिलेटर पेशेंट्स को। और सक्शन और एयरवे पूरे टाइम आपको देखना होता है कि ये क्लियरली हो रहा है कि नहीं, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ वेंटिलेटर, राइट, तो आपका पूरा आंसर ये होना चाहिए, वेंटिलेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट सपोर्ट्स ब्रीदिंग। और टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स ऐसे होते हैं, उसकी बेसिक सेटिंग्स ये होती हैं, और कब जरूरत होता है, और उसमें मेरी एज अ नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो अगर कोई पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है तो वो भी आपको खुद से बिना पूछे आपके आंसर में ये आना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ हार्ट अटैक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले तो आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, चेस्ट पेन, टाइटनेस, पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, जॉ, नेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोल्ड स्वेट्स, नोजिया, डिजीनेस, फटीग, राइट? नर्स को क्या एक्शन करना चाहिए? कॉल इमरजेंसी रिस्पॉन्स, चेक वाइटल साइंस एंड एडमिनिस्टर द मोना प्रोटोकॉल, मोर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्पिरिन, राइट? सो ये, और प्रिपेयर ईसीजी एंड कार्डियक एंजाइम टेस्टिंग। सो ये एक बेसिक, एक आइडियल प्रोटोकॉल है। डू नॉट ब्रेक द करंट प्रोटोकॉल जो आप फॉलो कर रहे हैं। ये एक प्रोटोकॉल जो आइडियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है वो मेंशन्ड है। आप प्लीज अपने पेशेंट को जो मेंशन्ड है, या आपके अटेंडिंग फिजिशियन ने या डॉक्टर ने जो मेंशन किया है वही करें, लेकिन दिस इज व्हाट इज डन इन अ आइडियल सिचुएशन, जो कि आइडियल आंसर्स जो एचआर एक्सपेक्ट करते हैं उसमें ये ऐसे टाइप का आंसर बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल है और अप्रिशिएटेड। ठीक है, ओके। इसमें वो काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई एस्पिरिन इज गिवन। तो यू हैव टू टेल एस्पिरिन हेल्प्स प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स, सो एस्पिरिन दी जाती है। बट स्ट्रोक में आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रोक में गलती से भी हमें एस्पिरिन नहीं देनी है, क्योंकि एस्पिरिन से क्या होता है, अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ तो ब्लीडिंग वर्सन हो जाती है, जिससे आपको ख्याल रखना है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक? स्ट्रोक इज जब ब्रेन में ब्लड फ्लो आना बंद हो जाए, और हार्ट अटैक इज व्हेन द हार्ट स्टॉप्स रिसीविंग द ब्लड फ्लो। So these kind of, you should be able to explain your answers in such a simple manner, right? इतने इजीली आपको अपने आंसर्स फॉर्मुलेट करने आने चाहिए इंग्लिश में, राइट? What are the types of strokes? Types of strokes are ischemic stroke, hemorrhagic stroke, and we can see that ischemic stroke happens when a blood vessel is blocked. And what are the symptoms and signs of a stroke? You will see the face will start dropping, arms weakness in the patient. Patient will, be slightly sluggish and won't be able to speak clearly. And then, of course, it's then time to call the emergency services, right? So if the employer asks you what is a stroke, so you have to tell the types, tell the signs, and also what will you do as a nurse? Maintain airway and oxygenation, check blood pressure and glucose levels, keep patient in neutral head position, do not give aspirin if hemorrhagic stroke is suspected, right? So this should be a complete answer. So agar employer ne pucha, how do you recognize a stroke? So then you have to tell the symptoms, the types of strokes, and also what will you do as a nurse. ये आपके एक complete answer में ये सारे जवाब होने चाहिए. All right. Then it comes
What is hypertension? So you should be able to define what is hypertension. Any kind of blood pressure which is above 140 by 90 is considered as hypertension. Okay. And quick question here. What is the device called which we use to measure blood pressure? बीपी मशीन कहोगे सब लोग, है ना? एक बार just go and look through what is a sphygmometer. All right? Okay. Signs and symptoms: headaches, dizziness, nosebleeds, blurred vision, chest pain. Risk factors are smoking, obesity, high salt intake, and stress. As a nurse, what you have to do: monitor the BP regularly, educate the patient on diet, administer antihypertensive medications, and encourage physical activity. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मेंशन होनी चाहिए. सो वेन एवर यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हाट इज हाइपरटेंशन, ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होना चाहिए, राइट? सो it is also why is you might get this question that why is hypertension called a silent killer? So you can say because it often has no obvious symptoms, but the increase of risk of stroke, heart attack, and kidney disease is there, right? Then और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं? यस, कैन स्ट्रेस अलोन कॉज हाइपरटेंशन? ये भी पूछा जा सकता है. सो स्ट्रेस कैन टेम्परेरली रेज ब्लड प्रेशर, बट क्रॉनिक स्ट्रेस कंबाइंड विद पुअर डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये लीड करता है आपके लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन को. ऑलराइट, व्हाट foods should hypertensive patients avoid? Salt, processed foods, red meat, and excessive caffeine. राइट, ये सब हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को अवॉइड करना है. इसमें आपने एक टर्म मेंशन देखा होगा, डैश डाइट, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ अ डाइट. इसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, राइट? दिस इज योर होमवर्क. आप सब सर्च करें डैश डाइट किस टाइप की डाइट होती है, उसमें क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या नहीं, और कमेंट्स में मेंशन करें. ऑलराइट, आप नर्सेज हो, आपको ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए. मैं नर्स नहीं हूं, आई एम जस्ट हियर to help you qualify your interview. All right. Then question can be what is tachycardia and bradycardia, right? So tachycardia is when your heart rate increases above 100, whereas bradycardia is when your heart rate goes below 60, right? The causes of tachycardia can be fever, dehydration, anxiety, hypothyroidism, arrhythmia, and the treatment is you have to treat the underlying cause, vagal maneuvers, beta blockers, whereas the treatment for a bradycardia is monitor the symptoms and atropine if symptomatic. Any medication you have to consult your attending physician or doctor of medicine, right? What are the causes of bradycardia? Aging, heart block, and mitigations, beta blockers वगैरह ज्यादा लेने से हो सकता है, right? Then coming to asthma, what is asthma, right? So chronic inflammatory airway disease. Okay, symptoms: wheezing, breathlessness, coughing, chest tightness. Triggers: allergens, dust, pollen, cold air, and excessive exercise. So if somebody is already having asthma, this I get this question a lot कि sir exercise से asthma कैसे हो जाएगा? तो ये trigger है asthma का. All right, if somebody is having asthma, exercise can trigger that. Also asthmatic condition face कर सकता है person if if he is exercising beyond his limits, right? There are two types of inhalers: relievers and controllers. These are SABA, short acting beta agonists like albuterol. इंडिया में ज्यादातर salbutamol मिलती है. And controllers होते हैं long acting beta agonist and corticosteroids. Okay, so whenever you were getting this question, आपको ये सारी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए, right? And then guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेलर कैसे यूज करना है. हिंदी में तो आप दो शब्दों में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, बट दे आर टेस्टिंग दैट हाउ वेल आर यू एबल टू फॉर्मुलेट योर आंसर्स. ऑल राइट, इसमें आपको आंसर ऐसे नहीं होने चाहिए शेक इनहेलर वेल, एक्सेल कंप्लीटली, प्लेस. ये तो पॉइंटर्स हैं, आपका आंसर कंप्लीट स्टेटमेंट्स में होने चाहिए. फर्स्ट वी विल shake the inhaler well and then ask the patient to exhale completely, post which we will ask the patient or place the mouthpiece of the inhaler and ask the patient to seal the lips around the inhaler, and then we will recommend the patient to inhale
while we press the inhaler. After he has done inhaling to his full capacity, we will remove the inhaler and ask the patient to hold the breath for 10 seconds, and then we would motivate him or suggest him or direct him to exhale slowly, right? इस तरीके से आपके कंप्लीट सेंटेंसेस में आंसर्स होने चाहिए. ऑल राइट. Okay. Common employer questions. How do you handle emergency cardiac arrest? What are the nursing responsibilities for a ventilated patient? How do you measure the blood pressure correctly? Behavioral questions. How do you handle a difficult patient? Describe a situation where you worked under pressure. Guys, ये behavioral questions UK में भी बहुत frequently asked होते हैं by UK employers. In fact, वो शायद इतना technical पूछते ही नहीं है. Mainly वो जो है behavioral questions ज़्यादा पूछते हैं. कल्चरल सेंसिटिविटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कतर के एम्प्लॉयर्स के द्वारा, राइट. सो आजकल जो है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट बहुत टफ हो गया है एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर इंटरव्यूज. पहले वो फिर भी क्वालिफिकेशन देख के ले लेते थे, बट अब एक्सपीरियंस भी मिनिमम 3 इयर्स का है कतर के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका इंटरव्यू में भी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देयर यू विल बी हैंडलिंग वेरी हाई एंड पेशेंट्स. ऑलराइट. सो जिन भी नर्सेस को इन क्वेश्चंस के बारे में और प्रिपरेशन करनी है और कतर नर्स प्रोसेस के बारे में और जानना है, या फिर अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है कि उन्होंने इस ट्रेनिंग सेशन से सीखा है या नहीं, डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक दिया हुआ है. डेफिनेटली यू कैन गो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्विज. एंड आपकी कोई भी क्वेरी होगी, वी विल सॉल्व इट. डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस भी दिया हुआ है. सो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेम्प्ट द क्वेस्ट एंड टेस्ट योर नॉलेज. अगर इन क्वेश्चंस की और प्रिपरेशन करनी है तो डू लेट अस नो, डू मैसेजेस टू एनरोल फॉर द इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम. थैंक यू. आप सभी को पता होगा शायद कि बेफिल जो है वो कतर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी हेल्प करता है. We are having direct partnerships with licensed recruiters. So जो भी नर्स है जिनका मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बीएससी या जीएनएम क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है, दे आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई विद अस फॉर अ नर्स जॉब इन कतर. आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं. इट इज़ बेटर कि आप अपना रिज्यूमे अगर हमें व्हाट्सएप करें तो हम आपको तुरंत बता सकते हैं वेदर और नॉट यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस और नॉट. प्लीज जो जीएनएम या बीएससी नहीं है वो कांटेक्ट ना करें. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.